आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को मतलब कि इसमें हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है क्या, जो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो मॉड्यूलर मॉड्यूलर डिज़ाइन बेस्ड होता है कि जिसमें हम सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस को हम यूज़ करते हैं कि जो डेटा हो उनको हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं और उसमें हर एक जो सिंगल एंटिटी होता है वो ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होता है। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हम इस तरह डिज़ाइन बनाते हैं कि या तो टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं या बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं। मतलब है कि डिज़ाइन तकरीबन मॉड्यूल्स की शक्ल में हमारे पास होता है कि डिज़ाइनिंग सिस्टम यूजिंग सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस पे वो मुश्तमिल होता है। और इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ के हाउ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरह होना चाहिए और उसमें ऑब्जेक्ट जो है आप इसमें वो किस तरह इंटरैक्टिव होने चाहिए कि उसमें कोहेशन अपने कार्य को कितना होना चाहिए, आप इसमें डिपेंडेंसी कितनी है एक दूसरे के। थोड़ा सा एग्जाम्पल से उसको देख लेंगे, फिर उसको मुख्तलिफ मॉडल से एनालाइज कर लेंगे और फिर करंट प्रोसेस किस तरह होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो आप लोग ने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। ये एक सिंगल एंटिटी एक क्लास की जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्लास है, उसमें एक स्टूडेंट है, सिंगल वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन उसका अपना नाम होता है, आईडी होती है, नंबर होता है, ऑब्जेक्ट तरह रिप्रेजेंट होता है। और concurrent objects क्या है वो तो आप आगे हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है। ऑब्जेक्ट्स आर abstractions of real world or system entities and manage themselves कि वो रियल वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन होती है या एंटिटीज होती है जो आप खुद अपने आप को मैनेज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की तरफ किस वजह से जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है जो सिंपल नेचर का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी की एक यूनिवर्सिटी है उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास है। तब अ, उन स्टूडेंट्स को हम किस तरह क्लासेस में डिवाइड करेंगे, तो जिनकी खसूसियात आपस में मिलती जुलती है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट उनके सब्जेक्ट भी सेम होंगे अगर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो उनकी खसूसियात आपस में मिलजुल उनको फर्स्ट क्लास में डाल लेंगे। जो सेकंड सेमेस्टर के हैं उनकी सेकंड में जो थर्ड में डाल लेंगे। तो एक क्लासेस तरतीब देते हैं और उसमें एक सिंगल स्टूडेंट जो है वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। Objects क्या है are independent and encapsulate state and representation of information। तो एक ऑब्जेक्ट वो उस इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है और एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर की क्लास है, उसके स्टूडेंट है, उसके वो कौन सी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो फोर्थ सेमेस्टर से बिलोंग करता है या फिफ्थ से बिलोंग करता है, अपनी सेमेस्टर की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उसका अपना नाम है, उसकी एक अपनी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो कुछ इंफॉर्मेशन के साथ होती है। तो जब सारे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन तकरीबन कॉमन हो जाती है तो उनको एक क्लास में बिठा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह फिर मॉड्यूल वाइज हम डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास एक क्लास बन जाती है कि अब उसी न्यूज़ की एक क्लास है, फिर उससे हम चैट क्लास उसमें जितने भी अफराद है वो सब उसकी ऑब्जेक्ट्स है, फिर उन क्लास को हम इनहेरिटेंस की शक्ल में इस्लामाबाद कैंपस, पेशावर कैंपस में डिवाइड कर लेते हैं। फिर पेशावर कैंपस में हम और फर्दर क्लासेस उसकी बना सकते हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग क्लास हो गया, ये कंप्यूटर साइंस हो गया। सिविल में जितने से जितने भी बिलोंग है फर्स्ट से लेके एट सेमेस्टर वो सारे उनके ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। वो स्टूडेंट्स हो गए, वो फैकल्टीज हो गई। फिर कंप्यूटर साइंस को अगर हम देख लें तो फिर उसको फर्दर आप सेमेस्टर वाइज इनहेरिटेंस कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ से लेके एट सेमेस्टर आठ चार्ट्स बना सकते हैं। फिर फर्दर फर्स्ट सेमेस्टर को भी आप सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल एक स्टूडेंट तक हम पहुंच जाते हैं और सिंगल एक स्टूडेंट क्या है वो एक ऑब्जेक्ट है जो उस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम फंक्शनैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सर्विसेज। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनकी शक्ल में हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। शेयर डेटा एरियाज आर एलिमिनेटेड, मतलब कि कॉमन जो एरिया है ऑब्जेक्ट के उनको हम एलिमिनेट करते हैं। जो यूनिक प्रॉपर्टी है उन पे हम डिवाइड कर रहे हैं।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन स्ट्रक्चर में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इन्होंने स्टेट्स में डिवाइड किया कि स्टेट 1 होता है, स्टेट 2 होता है, स्टेट 3, फॉर एग्जाम्पल स्टेट 5, स्टेट 6, स्टेट 7। स्टेट्स का क्या मतलब है? स्टेट्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स आपके पास पेरेंट क्लास में सारे ऑब्जेक्ट पड़े रहते हैं। जब आप उनकी इनहेरिटेंस कर ले चाइल्ड्स बना लेते हैं, वो दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। ठीक है ना? फिर आपको फर्दर आप डिवाइड करते हैं तो तीसरे स्टेट में, चौथे मतलब कि इनहेरिटेंस करते करते मुख्तलिफ स्टेट्स में वो जाते हैं। लेवल 1 इनहेरिटेंस, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 में आप उन स्टेट्स में आप उनको भेज देते हैं जो चेंज होती रहती है। तो वो स्टेट्स में हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। फिर वो आप इसमें कितना इनके दरमियान डेटा मुश्तरक है, अपने हेरिटेंस पब्लिक इनहेरिटेंस की है, प्रोटेक्टेड डेटा वो शेयर करना या बिल्कुल प्राइवेट है। तो चाइल्ड से पेरेंट तक जो डेटा शेयर हो रहा है वो कितना इंफॉर्मेशन हाइडिंग इसमें हो रही है, तो उसके बेसिस पे ये स्टेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन: इजियर मेंटेनेंस, की मेंटेनेंस आसान होती है हमारे पास। ऑब्जेक्ट्स में भी स्टैंड अलोन तो इंडिपेंडेंट एंटिटीज होती है इसमें हमारे पास। आपने डेटा को मुख्तलिफ अगर इनमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा पड़ा, आप एक इंटीजर जो डेटा है उसको एक क्लास में डिवाइड कर दिया, फ्लोटिंग डेटा को दूसरी क्लास में डिवाइड कर दिया, जो कैरेक्टर डेटा है उसको तीसरी क्लास में डिवाइड कर दिया, जो स्ट्रिंग है उसको चौथी क्लास में डिवाइड कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का जीपीए है उसका ये क्लास आप इसमें तरतीब दे सकते हैं। उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको दूसरी क्लास में डाल दें, उसका जो नाम है तीसरी क्लास में। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस आसान होती है। आप अगर उसमें ट्रबल शूट करना चाहते हैं फर्दर आगे, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की है तो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग में कोई मसला आता है एसडीएलसी के नीचे वाले प्रोसेस में कहीं, तो आप डिज़ाइन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है तो उसमें अगर आप एरर या बग तलाश करना चाहते हैं, वो मॉड्यूल्स की शक्ल में आपने डिज़ाइन बनाया है तो फाइंड करना आसानी होगी बजाय विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट्स आर एप्रोप्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट्स। आप उन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा दोबारा रीयूज कर सकते हैं बजाय इसके स्क्रैच से दोबारा उसको क्रिएट कर लें। जो आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन या जो भी तरीका है जो हम क्रिएट करते हैं, जो तरीका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। इसमें ये कि आप एक मॉड्यूल को दोबारा किसी और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय कि आप उसको दोबारा बना दें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से बच जाते हैं। For some system there may be an obvious mapping from real world to system। मतलब कि इसका मतलब है कि हम जो ओरिएंटेड डिजाइन को बहुत रियल वर्ल्ड चीज़ों का आपस में मॉडल कर लेते हैं, क्लासेस बना लेते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का अपना बिहेवियर होता है, उसका अपनी आईडी होती है, नाम होता है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहा होता है जिसके बेसिस पे हमने उसको एक खास क्लास में डाला होता है। तो ईज़ियर मेंटेनेंस है मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में अगर हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, डिज़ाइन एंड प्रोग्राम आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है ना? तो ये मतलब कि कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है या डिज़ाइन हो गया या प्रोग्रामिंग या तकरीबन एक दूसरे रिलेटेड है मगर थोड़ा सा डिस्क्रीट वाइज में फ़र्क है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस is concerned with developing an object model of the application domain। एक एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसका जो मॉडल तरतीब देना होता है, हम क्या उन ऑब्जेक्ट्स को सामने रख के उसको एनालाइज करके फिर मॉडल तरतीब देते हैं। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। अगर आप एप्लीकेशन डोमेन में आप कब कर रहे हैं ना, वेबसाइट किसी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट बना रहे हैं, पहले आप क्या उन ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करेंगे कि इसमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। आप इंस्टीट्यूट में फैकल्टी का अलग क्लास बना सकते हैं, स्टूडेंट्स का अलग क्लास बना सकते हैं। फैकल्टी जो टीचर है वो एक टीचर एक सिंगल एंटिटी है, स्टूडेंट सिंगल एंटिटी है। फॉर एग्जांपल पीएन जो है सिंगल एंटिटी है, जो हायर अथॉरिटी जो सिंगल उसमें एक पर्सन जो है सिंगल एंटिटी है। सारे ऑब्जेक्ट्स जब आप एनालाइज कर लेते हैं उस एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मॉडल्स बना लेते हैं टॉप लेवल से लेके निचले लेवल तक। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पहले यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट को
मुशाहिदा करते हैं, एनालाइज करते हैं और नीचे फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन किस चीज़ से कंसर्न है, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल की रिक्वायरमेंट्स के साथ इसकी डीलिंग होती है कि किस तरह के कंसर्न विद डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडल टू इम्प्लीमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो जो ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में आपने रिक्वायरमेंट्स को फिल्टर करके जो हमें चाहिए होती है उन रिक्वायरमेंट्स को आपने उठा लिया, अब उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए आपने खाका पेश करना है कि हमें अब ऑब्जेक्ट्स को तो आपने एनालाइज कर दिया, अब इसको किस तरह इसकी डिजाइनिंग करनी है। एनालिसिस के बाद फिर डिजाइन बना लेते हैं, जब डिजाइन बन जाता है रिक्वायरमेंट को सामने रखकर फिर उसकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग होती है नीचे थर्ड में क्या है। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को उठा लिया एंड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस या पाइथन या किसी और लैंग्वेज में आपने उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तीनों में ये कि स्टार्ट में आप क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ डेटा को एनालाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं, डेटा उठा लिया, फिर उसको उसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पे हो जाती है, जब डिज़ाइन भी आपने नक्शा बना दिया फिर यहाँ नीचे इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट हम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स है जिनके some methods which were originally based on functions such as the Jordan method have been adopted to object oriented design. Other methods such as push method has been developed specific for object। मुख्तलिफ टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, उन टूल्स में हम क्या करते हैं, यही ऑब्जेक्ट्स की डिजाइनिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड एनालिसिस में तो हम ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, फिर यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल है, ओपन सोर्स भी है और ट्रायल वर्जन भी है, उनको सामने रख के हम डेटा डाल के फिर उनमें क्लासेस बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट्स की जो डिजाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या रूट हमारे पास क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड डेवलप टू सपोर्ट अदर प्रोग्रामिंग जेएसडी है ना, फ्लेवर बट डज नॉट हम मुख्तलिफ चीज़ें सर हमें पता है टूल्स है, तो वो किस लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के लिए अभी हमने किस तरह डिजाइन करना है मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर, जब वो डिजाइन हो जाती है फिर प्रोग्राम के लिए आसानी भी हो जाती है और उसको हम आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड कम्युनिटी ऐसा क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कि जिस तरह ऑब्जेक्ट एनालिसिस में हम ऑब्जेक्ट्स पहचान लेते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके सर्विसेज क्या है। ये ऑब्जेक्ट्स मैंने एनालाइज किए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या सेकंड के हैं थर्ड के हैं, इसकी खसूसियात क्या है और ये सर्विसेज क्या है। खसूसियात क्या है कि ये सेमेस्टर से बिलोंग करता है, ये उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नाम है, ये इस फादर नेम है, बिलोंग कहाँ से करता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है, कितनी ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, 5 सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर पे पढ़ रहा है, सेक्शन ए से बिलोंग करती है, बी से या सी से, कितना अभी तक कितना जीपीएस है, ये मतलब स्टडीज कर रहा है। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू एन एग्रीगेशन हायरार्की, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी अफराद पर्सन होते हैं यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में जितने भी पर्सन हों उनको हमने अरेंज करना है हायर अथॉरिटी से लेके दरमियान में फिर डीन्स, फिर एचओडीज, थर्ड में फिर एचओडी से नीचे और फैकल्टीज में आ जाता है, फिर पीएचडीज में आ जाता है, फिर नीचे प्रोफेसर लेवल एमएस लेवल पे आ जाते हैं। मतलब आपने किस तरह हायरार्की बनाना है, ऑब्जेक्ट्स की खसूसियात को सामने रख के उसके एट्रीब्यूट्स को और उनके सर्विसेज, उनके बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑन ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की रख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनामिक ऑब्जेक्ट use description which show how services are used, the specification of object interfaces। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह करना चाहते हैं, या आप क्वालिफिकेशन बेस करना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस बेस करना चाहते हैं, या आप उसकी जो ओहदा है उसके बेसिस पे उसकी हायरार्की बनाना चाहते हैं। तो हायरार्की मोस्टली हम किस शक्ल में बनाते हैं, हम वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल पे रख के वो कह रहे कि ये एक पेरेंट क्लास है, उससे कितनी क्लासेस सेकंड लेवल पे बनती है वो बना देते, फिर थर्ड लेवल में पहुंचे होते। तो इस तरह हम इनहेरिटेंस से मॉड्यूल्स एक डिजाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लासेस के और अंदर और ऑब्जेक्ट्स की खसूसियात के बेसिस पे। तो ये फिर आप पे डिपेंड करते हैं कि आप सिंगल इनहेरिटेंस में हायरार्की तरतीब देते हैं या मल्टीपल में करते हैं या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं, ये फिर डिपेंड करता है। Object class inheritance. Objects are entities in a software system which represent instance of real world and system entity। For example, सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम कहते हैं एलएमएस है हमारे पास। ऑब्जेक्ट्स कौन है, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं,
جو بھی اس میں ایک پرسن جو ہے وہ آبجیکٹ ریپرزینٹ کرتا ہے. اور آبجیکٹ کلاسز آر ٹیمپلیٹس فار آبجیکٹ دے میں بی یوز ٹو کریٹ آبجیکٹ. آبجیکٹ کلاسز میں کیا ہے؟ فارم کورسز اس میں رجسٹر ہے ڈیزائن آرکیٹیکچر، ان کے میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب اس کلاس کے آبجیکٹس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سیکشنز وائز بھی آپ کر سکتے ہیں، سمپل سبجیکٹ وائز بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ کلاسز اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ کلاسز آر یوزڈ ٹو کریٹ آبجیکٹس. تو ان کلاسز میں ہم آبجیکٹس کس طرح کریٹ کرتے ہیں کہ جو وہ کورس پڑھنا چاہتے ہیں کس سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے، تو جو اسٹوڈنٹ اس سیمسٹر میں انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ اس کلاس میں ہم اس کو ڈال لیتے ہیں. تو ہم اس وجہ سے ٹو کریٹ آبجیکٹ. ایسا پروگرامنگ ہم کرتے ہیں کنسٹرکٹر کیا کہ وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے آبجیکٹس. ٹھیک ہے نا. آبجیکٹ کلاسز میں inherit attributes and services from other object classes. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب آبجیکٹ کلاسز کیا ہوتی ہیں؟ پیرنٹ کلاس سے وہ کچھ ایٹریبیوٹ سروسز انہیرٹ کرتا ہے، وہ اخذ کرتا ہے. اوپر آپ کے پاس ایکسس اسپیسیفائر ہوتے، پبلک پرائیویٹ انہیرٹ پروٹیکٹ. آپ نے پبلک میں سب چیزیں ڈالی ہوئی تھی کچھ. جب آپ اسے چائلڈ کلاسز بنا دیتے ہیں تو وہ پبلک والا جو ڈیٹا ہے چائلڈ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو مطلب انہیرٹ کر دیا. پروٹیکٹڈ میں رکھا ہے تو وہ پارشل ایکسیس کر سکتا ہے، پرائیویٹ میں وہ نان ایکسیسبل. آبجیکٹ کلاسز جو ہے اپنی پیرنٹ کلاسز سے جو اس سے اوپر ہے اس سے کچھ خصوصیات اپنی وہ انہیرٹ کر لیتا ہے جتنا وہ ڈیوائڈ. تو اس کے تھرو وہ آپ اس میں لنکڈ رہتے ہیں، کوہیشن اینڈ کپلنگ والا ریلیشن شپ بن جاتا ہے. کتنا ڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اس میں مل جاتی ہیں. آبجیکٹس کیا ہے؟ آبجیکٹ ایک انٹیٹی ہوتا ہے، اس کا اپنا اسٹیٹ ہوتا ہے، ایک سیٹ آف آپریشن ہوتا ہے which operate on that state. تو اب جو ہم اسٹوڈنٹ ہیں اس کا اپنا ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، کون سے سیمسٹر سے بلانگ کرتا ہے، کچھ سیٹ آف آپریشن. تو کیا کرتا ہے؟ وہ پڑھتا ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھتا ہے، سول پڑھتا ہے، الیکٹریکل پڑھتا ہے، جو بھی ہے. اور اس اسٹیٹ میں جتنے کون سے سیمسٹر میں ہوتا ہے اس میں وہ آپریشنس کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپریٹ کرتا ہے، کلاس میں جاتا ہے، کتنی سبجیکٹ آیا ہے، ایگزام کرتا ہے. یہ ساری اسٹیٹ یہ سارے اس کے آپریشنس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ میں ذہن میں رکھے کہ اس کی جتنی خصوصیات ہیں وہ ساری اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آبجیکٹ کمیونیکیشن کیا کہہ سکتے ہیں؟ آبجیکٹ کمیونیکیٹ بائی میسج پاسنگ. آبجیکٹس میسج پاسنگ میں کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. میسیجز کیا ہوتی ہے؟ اس کی دا نیم آف دی سروس requested by the calling object. یہ جس طرح فنکشن یہ پروگرامنگ سے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ ہم آبجیکٹ کریٹ کس طرح کرتے ہیں. آبجیکٹ ڈاٹ تو پھر اب اس میں یہ کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے. فار ایگزامپل آبجیکٹ اسٹوڈنٹس آپ نے کلاس میں اسٹوڈنٹس ڈالے ہوتے ہیں تو آبجیکٹ اب اس میں میسیجز بھی کرتے ہیں، اس میں کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں. اس آبجیکٹ کا کو کس طرح کال کیا جاتا ہے وہ بھی اپنا ایک طریقہ ہے پروگرامنگ میں ہم دیکھنا ہوتا ہے. Copies of the information required to execute the service and the name of the holder for the result of the service. تو اس کا سروس، اس کا جو نام ہے آبجیکٹ کا جو سروس کے لیے وہ بنایا گیا ہے اس کو آپ کو کال کرنا ہوگا. وہ ہم کس طرح کرتے ہیں کہ انٹریکٹ میسیجز آر often implemented for procedure calls. نیم پروسیجر نیم وہ لکھتے ہیں پروسیجر نیم کا فنکشن ممبر فنکشن جو ہوتے ہیں وہ نام لکھ دیتے ہیں، پھر پیرامیٹر لسٹ اس کے پاس کر لیتے اور پھر اس میں انفارمیشن آ جاتی ہے. پھر یہ خیر پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آبجیکٹس اتنا ہمیں چاہیے کہ آبجیکٹ سے آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ پروسیجر نیم آپ نے لکھا ہوتا ہے وہ پھر اسٹور ہو جاتی ہے. پھر پیرامیٹر لسٹ آپ کے پاس کرنے کتنے پیرامیٹر پھر انفارمیشن یہاں آ جاتی ہے. تو اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. میل میسج آبجیکٹ کلاس کا ریپلیس کہ یہ امپورٹنٹ جو ہے انہیریٹنس ہے. انہیریٹنس ہمارا ڈیزائن کا سب انہیریٹنس میں ہم نا جس طرح ہوتا ہے جو سنگل انہیریٹنس ہوتی ہے، ملٹیپل ہوتی ہے، ملٹی لیول انہیریٹنس اور ٹائپس ہوتی ہیں. تو انہیریٹنس میں جو چارٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو آبجیکٹس آر ممبر آف کلاس وچ ڈیفائن ایٹریبیوٹ ٹائپ اینڈ آپریشن. تو اس کے اپنے ٹائپ ہوتے ہیں اور کچھ آپریشن ہوتے ہیں. اور کلاس میں بھی ارینجڈ ان ا کلاس ہیرارکی ویئر ون کلاس ڈیرائیوڈ فرام این ایگزسٹنگ سپر کلاس یا پیرنٹ کلاس. تو چار کلاسز پیرنٹ کلاس سے ڈیرائیو ہو جاتی ہے اور سب کلاس جو ہم بناتے ہیں وہ انہیریٹ کرتے ہیں ایٹریبیوٹس اور آپریشن فرام اٹ سپر کلاس اینڈ میں ایڈ نیو میتھڈ اور تو جو سب کلاس بن جاتا ہے، جو چار کلاس بن جاتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ کلاس سے خصوصیات
اپنے اندر ہیریٹ کر لیتا ہے، اور وہ کچھ اندر نیو نئے فنکشن یا میمور فنکشن بن جاتے ہیں، اس میں اس کو ڈال لیتا ہے. تو فار ایگزامپل عباسین یونیورسٹی کا نام آپ دیکھو، وہ ایک کلاس ہے اسلام آباد کیمپس، پشاور کیمپس، یا اس کے دو چارٹس بن گئے. اب اس یہاں پہ جو کلاس کے اندر جو ڈیٹا آپ نے پبلک میں رکھا یا پروٹیکٹڈ میں، تو یہ چیٹ کلاسز پبلک یا پروٹیکٹڈ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، نہ کہ پرائیویٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں یہ لنک رہتے ہیں، یا اسے نیچے پشاور کیمپس سے آپ نے اور کلاسز بنا دی کہ پشاور کیمپس میں سڑک کے اس سائڈ پہ جو ایک بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ اس سائڈ پہ ہے، اس میں بھی آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل آپ سول انجینئرنگ کر رہے ہیں، فارمیسی کر رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں، پھر کمپیوٹر سائنس میں اور کلاسز بنا لیں. فرسٹ سیمسٹر سے لے کے 8 سیمسٹر تک آپ کلاسز بنا لیں. پھر فرسٹ سیمسٹر میں کتنے سیکشنس ہیں، اے بی سی ڈی ای جو بھی ہے وہ اس میں کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ ایک ہیرارکی ترتیب دے رہے ہیں، اور نیچے سب کلاسز بن رہی ہے. اور یہ سب کلاسز کا جو تعلق ہے ڈائریکٹ پیرنٹ سپر کلاس کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ان سے اس میں کچھ خصوصیات نیچے اڈاپٹ کی ہوتی ہے. جو کوہیجن کپلنگ والا جو ریشو ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہے. آپ کا تعلق کلاس اور ٹائپ ہیرارکی ملٹیپل انہیریٹنس ہو جاتی ہے ہمارے پاس. ایک ہو جاتی ہے سنگل ایڈوانٹیجز آف انہیریٹنس ملٹیپل میں کہ ایک کلاس سے دو یا دو سے زیادہ چائلڈ بن جائے تو ملٹیپل ہے. اور سنگل آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سنگل انہیریٹنس کا کیا مطلب، ایک چائلڈ انہیریٹ کیا، پھر ایک چائلڈ اس طرح اس کو ہم جو دو پیرنٹ سے انہیریٹ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے پاس ملٹیپل آ جاتا ہے. اس میں سارا ایک پیرنٹ ایک ہوتا ہے، اس سے انہیریٹنس ہو جاتی ہے، وہ سنگل مائنڈ ہے. وہ پھر ڈیٹیل کی بات ہے، اتنے ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. Advantages of inheritance کا کہ inheritance an abstraction mechanism which may be used to classify entities کو ہم کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. بے شک انٹیٹیز کلاسز کی شکل میں ہو یا آبجیکٹس میں ہو. It is the reuse mechanism at both the design and the programming میں کہ آپ نے جو ماڈیولس اسے چائلڈ کلاسز کی شکل میں بنا دی، ہم اس کو ری یوز کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ دوبارہ اسکریچ سے اس ماڈیول کو بنا دیں. Inheritance graph is a source of organization knowledge about domain and assessment. Organization ایک آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آسانی سے، اور ڈومین کے اور سسٹم کے بارے میں کہ کتنے لیول انہیریٹنس ہوا ہے. تو اس لیول سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ڈیپ آرگنائزیشن، کتنا سمپل ہے، کمپلیکس ہے، یا بہت بڑا ہے. کہ سمپل آرگنائزیشن کا جو نیٹ ورک ہے وہ سمپل ہے یا بہت بڑا ہے. اس سے بھی ہمیں نالج کا پتہ چل جاتا ہے. اور جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیریٹنس اور آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کا کیا تعلق ہے؟ دونوں کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. کہ آپ جب ڈیزائن بناتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ اس کو ماڈیولز میں ڈیوائڈ کریں گے. ماڈیولز میں اور کس طرح ہوگی جب آپ انہیریٹنس کریں گے. ٹھیک ہے. دے آر ڈفرنٹ یوز ایز ٹو ویدر انہیریٹنس از فنڈامنٹل. تو یہ اس کا بنیاد ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کا انہیریٹنس. اس کے بغیر نہیں ہوتا. آپ ماڈولر اپروچ نہیں کر سکتے، آپ ماڈیول نہیں بنا سکتے. ایک یہ ہے کہ identify the inherent hierarchy or network is the fundamental part of object-oriented design. Obviously, this can be only implemented using a object-oriented programming language. تو مطلب کہ پروگرامنگ لینگویج. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے پہلے پہچان لیتے ہیں کہ آپ نے جو پیرنٹ کلاس ہے، جو ڈیٹا ہے، اس کو کتنی گروپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. اگر آرگنائزیشن میں تعداد بہت زیادہ ہے، 10,000 مور دین 10,000 20,000 ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ آپ اس کی ہیرارکی بہت بڑی بنے گی. اور کے حساب سے آپ نے کلاسز بنانی ہے اور چائلڈ کلاسز ترتیب دینی ہے. اور اگر سمپل ہے، ہنڈریڈز میں ہے، تو پھر وہ آسانی کے ساتھ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اسی آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ نے کلاسز بنانی ہے. اور کلاس آپ کیوں کس طرح پر انہیریٹنس کی شکل میں بناتے ہیں، سنگل ملٹیپل جو بھی ہے. دوسرا ویو کیا ہے، inheritance is a useful implementation of which allows reuse of attribute. آپ ماڈیولس کو آپ نے جو چارٹ کلاس بنا اس کو ری یوز کر سکتے ہیں، دوسری جگہ پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ اسکریچ پر آئیڈینٹیفائی انہیریٹنس ہیرارکی ریسٹرکشن. اور ہاں مطلب کہ unnecessary restrictions کو آپ ہٹا لیتے ہیں، اور ری یوز والا جو کام ہے وہ بھی ہم آسانی سے
हो सकता है। तो दोनों का जो है जो डिज़ाइन जो हम बनाएँगे, उनके बेस जो है वो इनहेरिटेंस है। इसके बगैर डिज़ाइन आप नहीं करते। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ करना है, तो मॉड्यूल्स की शक्ल में मॉड्यूलर अप्रोच तभी अचीव होगा जब आप इनहेरिटेंस वाला टॉपिक उठाएँगे। फिर उसमें डेटा आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस करके उसके बेसिस पे इनहेरिटेंस करनी है। इनहेरिटेंस करके जब इनहेरिटेंस हो जाती है, फिर उसका डिज़ाइन भी बन जाता है। फिर और आपको पूरा दोबारा और भी चेक करना होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। स्कैटर्ड फाइव फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्टीट्यूशन में सारे स्टूडेंट्स रैंडमली पढ़े हैं। अब आपने पहचानना है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट एक साइड पे होंगे, सेकंड के दूसरे, थर्ड के चौथे, किसी सब डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जब उस तरह आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट एक साइड पे हो जाते हैं, फिर उसमें दोबारा और भी ऑब्जेक्ट्स को अपने आइडेंटिफाई करना। सेक्शन ए वाले अलहदा हो जाए, सेक्शन बी वाले से सी, तो ये बताइए कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। There is no basic formula for object identification. ये स्किल, एक्सपीरियंस और डोमेन नॉलेज पे डिपेंड करता है। जो सिस्टम डिजाइनर है वो उसमें इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, जिस तरह मैंने बताया कि एक इटरेशन में आप क्या करते हैं। आपने एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट सब मर्ज पड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूट के सब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट अलहदा हो जाए, तो उसमें फार्मेसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर सब अलहदा हो जाएंगे। फिर आप दोबारा इटरेशन चलाएंगे। अब इसमें कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के अलहदा हो जाए, ये दूसरा इटरेशन। फिर तीसरा इटरेशन आपको आप कंप्यूटर साइंस में जो फर्स्ट सेमेस्टर के अलहदा हो गए, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में सेक्शन ए वाले लेना हो जाए। तो तीसरा तरह ये इटरेशन प्रोसेस है, बार बार आपको ये काम करना पड़ेगा until आप एक कंप्लीट क्लास तरतीब ला दें, ठीक है ना? तो इस तरह आप आइडेंटिफिकेशन इस तरह करते हैं। अप्रोचेस टू आइडेंटिफिकेशन, वो क्या है कि आप ग्रामेटिकल अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन का मुख्तलिफ टूल है कि इसमें ग्रामेटिकल टूल को आप देख लें कि फूड मेथड में हम किस तरह ऑब्जेक्ट्स कि नेचुरल किस तरह हम ग्रामेटिकल अप्रोच यूज करते हैं ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑन टेंजिबल थिंग्स इन द एप्लीकेशन डोमेन। एप्लीकेशन डोमेन में आप पता चल जाता है कि हम किस तरह की चीज़ों को टैकल करते हैं, और तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। बिहेवियरल अप्रोच कुछ होती है हमारे पास जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो उनकी बिहेवियर पे बेस्ड करती है कि बिहेवियर क्या है ये स्टूडेंट्स का बिहेवियर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं। तो ये इनके सब्जेक्ट्स कॉमन आ जाते हैं, उनको एक क्लास में करते हैं, जिनके डिफरेंट हो उनको अलग करते हैं। कॉमन सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उनको एक क्लास में डाल दें। सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस भी हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और एक मेथड के आप सिनेरियो को स्प्रेड करें, पढ़ ले, स्टडी कर ले, रियल टाइम एक्टिविटी को देख लें, और फिर उसके बेसिस पे आप तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं आप किस तरह ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है और उनके ऑपरेशंस क्या है कि नाउन इन द डिस्कशन गिव पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स, वर्ब गिव पॉइंटर्स टू ऑपरेशन एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स। फिर ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह हम पॉइंटर्स क्या है, जो नाउन्स जो नाउन्स हमारे पास है, नाउन्स का मतलब स्टूडेंट पर्सन्स के नाम वगैरह, हम कहते हैं कि हाँ, इन नामों से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट से इस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो वर्क उनके ऑपरेशन से रिलेटेड है उस तरह भी हम ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अप्रोचेस assume that the designer has a common sense knowledge of the application domain, and not all object controllers are likely to be efficient। तो ये मतलब क्या डिजाइनर क्या करता है, वो डिजाइन बना रहा होता है एक इंस्टीट्यूट के लिए, वेबसाइट बन रही है जो एलएमएस वगैरह, तो उसको पता है कि जितने पर्सन इनमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब स्टूडेंट्स को अलहदा क्लास में डाल दो, फैकल्टी को अलहदा में डाल दो, एग्जीक्यूटिव हायर अथॉरिटीज को अलहदा में, फिर स्टूडेंट्स को सब डिवाइड करते जाओ, हायर अथॉरिटीज वाले को अलहदा डिवाइड करते जाओ, जो फैकल्टी है उनकी भी क्लासेस आप बना सकते हैं। तो इस तरह ये डिज़ाइनर का इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि वो डेटा को देख के वो उसके जहन में ऑटोमेटिकली खाका बन जाता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको हमने किस तरह क्लासिफाई करनी है इस तरह, ठीक है। इन ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में मुझे पता है कि ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसमें इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। क्लर्क के पास फाइल डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में होता है, कुछ उसके अपने एड्रेसेस होते हैं जिसमें एड्रेस
इंडेक्सेस कहते हैं जिसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स निकाला जाता है, फिर डिस्प्ले किया जाता है और इंडेक्सेस की और मुख्तलिफ तरीके से उसको डेवलप या डिस्ट्रॉय किया जाता है. सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर मैनुअल. इस इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह मिसाल दिया जाता है कि इसमें कितने लेवल से इन्वॉल्व है. डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की अपनी इंडेक्सिंग होती है. एक इंडेक्स, इस इंडेक्स नंबर पे स्टूडेंट्स का डेटा है, दूसरे इंडेक्स नंबर पे फैकल्टी का है, तीसरे पे ये ब्ला ब्ला. इस तरीके से आप वो एक्सेस कर सकते हैं. तो एक इंडेक्स क्या है, वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. दूसरा इंडेक्स नंबर दूसरे क्लास का, तीसरा इंडेक्स तीसरे क्लास का. तो इस क्लास इंडेक्स नंबर से हम उन पर्सन या अफराद को पहचान सकते हैं. कहने का मतलब हमारे पास ये होता है. प्राइमरी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन. एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अपने एड्रेसेस उसमें लगे होता है कि 1 से लेकर 10 तक ये 10 क्लासेस है. एक फर्स्ट नंबर जो नंबर है उसमें ये डेटा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये इस ये क्लास है, तो इसमें ये इस किस्म का डेटा पड़ा है कि स्टूडेंट्स. अब इस वक्त निकलता कि स्टूडेंट्स के नाम्स आ जाते हैं. दूसरे में स्टूडेंट का जीपीए आ जाए, तीसरे में स्टूडेंट्स का फादर नेम, चौथे में उसका सेमेस्टर, फिफ्थ में ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि और यूजर क्या करता है, गेट कमांड पुट मैसेज. जिस तरह आपको डेटाबेस मिले तो मुख्तलिफ तरीके से क्वेरीज लगा लेते हैं और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं सिस्टम से. तो वो एक्चुअली वो डेटा जो है वो क्लास शक्ल में होता है और इंडेक्स नंबर उनके क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो इस तरह हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट इंटरफेस डिज़ाइन क्या है, उसका इंटरफेस किस तरह तरतीब देना है. फिर जिस तरह ग्राफिक यूजर में इंटरफेस में आपने फॉर पूरे डेटाबेस में डेटा डाल दिया है. अब उसको आपने फ्रंट एंड से जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपने बनाया किस तरह यहाँ से एक्सेस करना. ठीक है ना, आपने कुछ एक नाम देना होता है. कंसर्न विद स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटरफेस. दिस मीन्स defining attribute type and the signature and semantics of the object operations. Their representation information should be avoided. uh, Precise specification is essential for program level definition. हाँ, इससे हट के आप ऑब्जेक्ट इंटरफेस डिजाइन इंटरफेस की बात जब भी आ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यूजर ने उसके साथ किस तरह डील करनी है. ये यूजर विंडो है वो किस तरह रिप्रेजेंट होगा. बैकएंड में तो सारा डेटा पड़ा है, डेटाबेस में मेंटेन किया हुआ है. अब वहाँ से एक्सेस कर हम यहाँ से किस तरह एक्सेस करेंगे. यहाँ पे मुख्तलिफ स्क्रॉल बार और ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें टॉप बॉटम पे हो या फिर आपने जो भी डिज़ाइन भी बनाया होता है, तो यहाँ से हम आपने लिंक किया होता है. तो आप क्या करते हैं, यहाँ से उसको एक्सेस करते हैं. मुख्तलिफ इंडेक्स जो डिस्प्ले पे हमारे पास होते हैं ना, डिस्प्ले पे मुख्तलिफ नंबर होते हैं क्लासेस की. कि आप यहाँ जब क्लिक करते हैं ये इंटरफेस पे, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार में सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं. हर एक डिपार्टमेंट एक क्लास को रिप्रेजेंट करा होता है. जब एक डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं फिर उसमें आपके पास आप कह सकते हैं कि मेरे पास उसमें सेक्शन सेमेस्टर्स आ जाते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक ये 8 क्लासेस हैं. फिर एक सेमेस्टर पे आप जब क्लिक करेंगे तो फिर उसमें सेक्शंस आ जाएंगे. सेक्शन ए से लेकर बी सी डी जो भी है. फिर एक सेक्शन पे क्लिक करें फिर उसमें आपका ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे वो स्टूडेंट से. ठीक है, तो इस तरह इंटरफेसिंग डिज़ाइनिंग इंटरफेस में हम उसका डिज़ाइन तरतीब देते हैं जो डिज़ाइन होते हैं. कंकरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेल्फ कंटेंट एंटिटीज मेक देम सुटेबल फॉर कंकरेंट इम्प्लीमेंटेशन. के कंकरेंट के इम्प्लीमेंटेशन के सेल्फ कंटेंट एंटिटीज होती है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के. कब कभार उनकी कुछ ना कुछ या कंकरेंट होती है, तो फिर हम उनको एक जगह पे डाल लेते हैं. इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट करना आसान होती है कि आप इसमें सिंक्रोनाइज्ड हैं इनकी मतलब कि तकरीबन सेम है, मिलती जुलती है. द मैसेज पासिंग मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन कैन बी implemented directly if objects are running on separate processors in a distributed system. हाँ, मतलब किया तो खैर उन्होंने नेटवर्क की बात की कि मैसेज पासिंग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे दरमियान की कम्युनिकेशन होती है वो भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट्स सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपने बनाया हुआ है उसमें भी ये इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है. कोई इतना इशू इसमें नहीं है. उसका तरह प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में आपका तरीका है किस तरह आपने इसको हैंडल कल अपना प्रोसीजर कॉल्स जो भी तरीका है सिंटेक्स में हम फिर
کو implement کر لیتے ہیں ہم. Active ویسے object جو ہے object is implemented in a parallel processor with entry points corresponding to object operation. If no calls are made to it, object suspended. اس کا ہے کہ جو آبجیکٹس کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم پیسو میں ڈال لیتے ہیں. جو آلریڈی ایکٹیو ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں انوالو ہوتے ہیں ان کو ایکٹیو آبجیکٹس میں ڈال لیتے ہیں. آبجیکٹ آر going to occur, of course, and the internal object state may be changed by the object cell and not simply by external call. تو یہاں پیسو آبجیکٹس کون سے ہیں جو اس ٹائم پہ کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایکٹیو آبجیکٹ کون سے ہیں جو کمیونیکیشن میں اس ٹائم انوالو ہوتے ہیں جن کا اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا اسٹیٹ جو ہے وہ سسپینڈ شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ پیسے ہے. اور جو یہ جو کمیونیکیشن میں بزی ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ایکٹیو ہے. اور اتنا سمجھ لیں. ٹھیک ہے. کی پوائنٹس کیا ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن ود انفارمیشن ہائڈنگ. اس میں انفارمیشن ہائڈنگ ہم کس طرح کرتے ہیں جس طرح ایکسیس اسپیسیفائر ہے ہمارے پاس پروٹیکٹڈ پرائیویٹ پبلک میں آپ نے ڈیٹا ڈالا ہے جو بھی ہے وہ انفارمیشن اس میں ہائڈ نہیں ہے. پرائیویٹ جو ہے وہ آپ کے انفارمیشن کو ہائڈ رکھتا ہے. پروٹیکٹڈ پارشلی کرتا ہے پارشل نہیں کرتا. مختلف طریقوں میں آپ انفارمیشن کو سیکیورٹی پرپز کے لیے ہائڈ کر سکتے ہیں. پیرنٹ کلاس میں کن 4 کلاس کے لیے ایکسیسیبل ہے کن کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے ڈیٹا کون ایکسیس کرتا نہیں کرتا یہ انفارمیشن ہائڈ سے. The representation will change without extensive system modification. ایک چھوٹی سی ایک اسپیسیفائر میں چیزوں کو ڈالو ایک سے نکالو دوسرے میں ڈالو تو چھوٹی سی موڈیفیکیشن سے چینج آپ اس میں موڈیفیکیشن لا سکتے ہیں. ایک کوئی میجر موڈیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. An object has a private state with associated constructor and access operations. اس کا اپنا پرائیویٹ اسٹیٹ ہوتا ہے. ایکسیس آپریشن آپ کو اس کو پرائیویٹ بھی بنا سکتے ہیں پبلک بھی بنا سکتے ہیں پروٹیکٹڈ بھی بنا سکتے ہیں. اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن کی فیکسیلٹی پہ کس طرح اپلیکیشن آپ ڈیولپ کریں. آبجیکٹس پرووائڈ سروسز ٹو ادر آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن از اے ڈیفیکلٹ پروسیس. آبجیکٹس آپ کے پاس ناؤن کی شکل میں ہوتے ہیں اینڈ وربس ان اے نیچرل لینگویج ڈسکرپشن کین بی یوزفل اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو مختلف شکل میں ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائننگ جو ہے کر سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپلیکیشن پہ. اپلیکیشن آپ کو کس طرح بنانا ہے اپنے اور کسٹمرس کی جو ول ہے ہم ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم ڈیزائن میں آگے پیچھے چینجز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایکچولی ہمارے پاس ایک ماڈولر اپروچ ہے. ماڈول کی شکل میں ہم آبجیکٹ اورینٹڈ بنا جو ماڈول کی شکل میں ہم ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں. وہ ماڈول کیا ہوتے ہیں وہ کلاسز ہوتی ہے اور ہر ایک کلاس میں جو ایک سنگل انٹیٹی ہے وہ اور ایک آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا اپنا اسٹیٹ ہوتا ہے نام ہوتا ہے. تو یہ اس کا کنکلوژن ریمارکس ہمارے پاس ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ تو اتنا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس پھر ڈسکشن کریں گے کہ آگے کیا بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے اس ٹائم پہ اللہ حافظ.